लास्ट ईयर के अंदर सर वर्मी कंपोस्टिंग भी सर हम लोग को सिखाई जाती है हमारे ही कृषि महाविद्यालय के अंदर। जैसे वर्मी कंपोस्ट को कैसे प्रिपेयर करा जाता है, कैसे उसका यूज हम कितनी मात्रा में कर सकते हैं ताकि हमें जैविक खेती का ज्ञान मिले। और सर पोल्ट्री फार्मिंग और सर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सर जैसे 2015 के अंदर एक सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आई थी सर, उसको ध्यान में रखते हुए सर हमारा कृषि महाविद्यालय सर हमारे खुद की लेबोरेटरीज के अंदर सॉइल एंड वाटर हेल्थ टेस्टिंग भी उपलब्ध कराता है सर किसानों को। और सर इसी के साथ में सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ELP प्रोग्राम के साथ में सर हम लोग को और मशरूम कल्टीवेशन सर, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मशरूम कल्टीवेशन के अंदर जो लागत है वो कम है, पर बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मशरूम को अगर कोई फार्मर कम लागत के अंदर स्टार्ट करना चाहे तो एक छोटे से कमरे से सर वो बहुत कुछ कमा सकता है। और धीरे धीरे अगर वो विस्तार करता जाए तो डे बाय डे सर वो अपने इनकम को इंक्रीज करके एक छोटे से बड़ी यूनिट तक ट्रांसफर कर सकता है। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं अपूर्व कर्ण कृषि महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं बिहार का निवासी हूँ। पहले तो मैं आपको और आपकी सरकार को बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे 2015 में माननीय CR चौधरी जी के द्वारा कृषि महाविद्यालय की नींव रखी गई, जिसकी वजह से आज 2000 किलोमीटर दूर मैं यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर पा रहा हूँ। मैं हाल ही में आपका बजट सत्र देख रहा था सदन में। उसमें मैंने दो चीज मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगी। पहले जो आपकी हायरिंग सेंटर्स हैं, फार्मर हायरिंग सेंटर जो होती है या कस्टम हायरिंग सेंटर जो होती है, वो 500 हायरिंग सेंटर राजस्थान में खुल रहे हैं। ये सोचकर मेरे को बहुत ही उत्साहजनक है कि हम आज कृषि क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुके हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से हम बजट में आज ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की गई, जो कृषि शिक्षा और अनुसंधान में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। सर लास्ट में मैं बजट सत्र देख रहा था, उसमें हमारी सरकार ने कहा है कि हम राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। उसी क्रम में मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कृषि महाविद्यालय को केंद्र महाविद्यालय में तब्दील कर दिया जाए। हमारे पास आज संपूर्ण संरचना है और फैकल्टी है जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्र महाविद्यालय से कम नहीं है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं यशस्वी सोनी कृषि महाविद्यालय नागौर का छात्र, कोटा का निवासी हूँ। मैं आपके सामने प्रिसीजिंग एग्रीकल्चर और जो आपने कृषि के लिए योजनाएं निकाली है उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसा कि हाल ही में आपने कृषि के क्षेत्र में 127 लाख करोड़ का बजट पास किया है और किसानों के लिए कुछ योजनाएं भी निकाली है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन योजना आपने जो निकाली है, उसके तहत मुझे उम्मीद है कि इससे राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में बेरोजगार बहुत कम होंगे और रोजगार का आंकड़ा 5000 जो पहले था उससे बढ़कर 50,000 हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। इसके बाद में वर्मी कंपोस्ट के लाभार्थ। देखिए, इसके साथ साथ हमें ये करना चाहिए। हमारे कितने स्टूडेंट हैं? नहीं, अभी 4 साल के कितने बच्चे हैं? 480। देखिए, ये कार्यक्रम बनाना चाहिए। मैं भी इस पर कुछ क्या कर सकते हैं वो देखना है। आपको महीने में 2 या 3 दिन निकाल करके गांव में जाना चाहिए और किसानों को एकत्रित करके उनको उनकी जानकारी देना आवश्यक। देखिए, कुछ भी सही, हमें उनको आगे लाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार रास्ता खुल जाएगा। जैसे आपने एक बार
देख लिया कि खारे पानी में ये अनार लगा रहे हैं, तो एक बार किसान को शौक लगना चाहिए। उसको सबसे बड़ी बचत है कि बचत उसको कैसे होती है। कम लागत पर अगर बचत होगी तो निश्चित रूप से करेगा, और ये जब होगी जब हम नए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बचत होती है। तो इसके लिए आपके विद्यालय के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को महीने में 2 दिन 3 दिन के लिए किसानों के यहाँ भेजना चाहिए गाँव में, ऐसा मेरा कहना है। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैंने भी अपना पहला वोट पहले दे दिया है, सरपंच के चुनाव में भी दिया है और आगे भी दूंगी, और जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को आगे वोट देंगे। थैंक यू। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो मेरा पहला वोट अब दूंगी। तो वोट देने का हर व्यक्ति को खुला अधिकार होता है, तो जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा, हमारे राज्य के लिए अच्छा काम करेगा, हम जरूर उसे ही वोट देंगे। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा पहला वोट होगा और मैं उन्हीं को दूंगी जो हमारे क्षेत्र में उत्तीर्ण कार्य करेंगे और जितने भी बच्चे हैं और जो फार्मर्स हैं उनके बारे में सोच समझकर कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। देखिए, वोट देना और वोट की जिम्मेदारी, 18 साल के जैसे ही होते हैं हमको एक जिम्मेदारी मिलती है। हम वयस्क होते हैं, समझदार होते हैं, इसलिए उम्र निर्धारित की है कि 18 साल के बाद, क्योंकि 18 साल का युवक युवती होती है तो वो अपना सोच रखती है कि मुझे वोट कैसे देना चाहिए। ये जिम्मेदारी है। 18 साल के होते ही हमको वोट की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन कुछ सोचने की भी जिम्मेदारी हमारी होती है। ये हमको वोट का अधिकार मिलता है, और अधिकार जब दिया जाता है जब हम किसी बात को लेकर के उस पर विचार करें। ये इसलिए कि हम एक युवा जिम्मेदार हैं, और वो जिम्मेदारी को इसलिए कि एक हमको जिम्मेदारी मिली है कि हम हमारे समाज, हमारे देश, हमारे प्रदेश के बारे में विचार करें। वोट के साथ साथ ये जिम्मेदारी हमको मिलती है कि हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए, और वो अधिकार हमें मिलता है वोट देने का। तो हमको जिम्मेदारी ये आ जाती है कि हम हमारे देश के बारे में सोचें, हमारे प्रदेश के बारे में सोचें, हम हमारी जो समाज है उसके बारे में सोचें, क्योंकि समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हम उनके दुख में, दर्द में किस तरह से हम शामिल हो सकते हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे नागरिकों के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के आधार पर हम उनको आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर वोट की जिम्मेदारी मिली है तो हमें देश के नागरिक होने के नाते हमें देश की तरफ सोचना, उस पर विचार करना, और विचार करके हमारे उस निर्णय को, हमारा जो निर्णय वोट देने का, उस पर हमें सटीक उतरना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आपका अच्छा व्यूज है सभी का, और अच्छी बात है कि हमको सोच के समझ के कि कैसे करता, हमें किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए, किसी तरह के लालच में नहीं आए, किसी तरह के हम, क्योंकि चुनाव के अंदर कई तरह की बातें आती हैं, उनमें आगे हमें सोच समझ करके हमें वोट देना चाहिए कि हमारे देश का विकास कौन कर सकता है, हमारे प्रदेश का विकास कौन कर सकता है, हमारी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, जो मेरे गांव को, मेरे मोहल्ले को, मेरे तहसील को, मेरे जिले को, मेरे प्रदेश को और मेरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हो सकता है। ये वोट एक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब वो राजस्थान के अंदर एक सभा में आए थे तो उन्होंने कहा कि धारा 370 किसने हटाई। लोगों ने आवाज लगाई कि मोदी जी ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी ने नहीं, धारा 370 हटाई है तो आपके एक वोट ने हटाई।
आप इसकी सोच देखना कि किसने हटाई है, आपके एक वोट ने हटाई है। आपने एक वोट मोदी जी को दिया तो वो जो लोग कहते थे कि देश के अंदर धारा 370 नहीं हटेगी, वो धारा 370 हटाने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो हमारा वोट किस सोच पर जाता है, किस विचार पर हमारा जाता है। कभी कभी हमारा दिमाग आता है, कई लोकल चीजों को आता है। हमारा कभी कभी दिमाग हमारा जब हम निर्णय करते हैं तो नाली में आ जाता है, सड़क पर आ जाता है, किसी और चीज पर आ जाता है, इस पे आ जाता है। देखिए, आपने एक बात देखी होगी और पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, अगर मेरे परिवार का, मेरे घर का काम है और अगर मेरे मोहल्ले का काम है तो मुझे किस में से चुनना चाहिए? मोहल्ले को चुनना चाहिए। तो मेरे घर का काम मुझे छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि मैं मोहल्ले की बात करूंगा तो मेरा लोभ मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं मोहल्ले की बात करूंगा। और मोहल्ले का काम आ रहा हो और गांव का काम आ रहा हो तो मुझे किसको चुनना चाहिए? मुझे गांव को चुनना चाहिए। और गांव की बात आ रही है और पंचायत की बात आ रही हो तो मुझे किसे चुनना चाहिए? पंचायत को चुनना चाहिए। यही हमारा है। पंचायत, अगर जब तहसील की बात आ रही हो और पंचायत की बात आ रही है तो किसे चुनना चाहिए? तहसील को चुनना चाह रही है। अगर जब जिले की बात आ रही है और तहसील की बात आ रही है तो किसे चुनना चाहिए? जिले को। और प्रदेश की आ रही है और जिले की आ रही है तो किसको? और राष्ट्र की आ रही है और प्रदेश की आ रही है तो किसे चुनना चाहिए? यही हमारा है, यही हमारा उद्देश्य होता है और यही हमारी सोच होती है। क्योंकि हम सबसे पहले हम हमारी जन्मभूमि और भारत माँ को मानते हैं। अगर हमारे लोगों ने क्यों इतना कुर्बानी दे दी? उनको क्या मिला? वो तो फांसी पर चढ़ गए, शहीद हो गए, क्योंकि वो राष्ट्र की खातिर चढ़े थे, भारत माँ की खातिर उनमें वो बलिवेदी पर चढ़े थे। तो हमारा विचार, हमारी सोच किस तरह का होना चाहिए? हमारा पड़ोसी है, वो हमारे काम आता है। हम क्या पड़ोसी किसी और को बना के बैठ जाते हैं? हम हमारे किसी जाति में चले जाते हैं, हम हमारे किसी और में चले जाते हैं। अरे भाई, पड़ोसी है, उससे हमें संबंध रखने चाहिए। हमारे घर पर कोई दिक्कत आएगी तो सबसे पहले हमारा हितैषी, हमारा पड़ोसी रहेगा। पड़ोसी से हमारे संबंध अच्छे हों, ये हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए। कभी कभी पड़ोसी से हो जाती है, घर से निकलेंगे नहीं उससे पहले पड़ोसी दिख जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, लड़ाई वाला हो जाएगा। तो टेंशन कितना देता है। हमें बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिनको हमें, हमारा जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य से भटकाने का काम करती है। बच्चों ने अच्छा उत्तर दिया। निश्चित रूप से आपने कहा कि हमें हमारा देश का, राष्ट्र का हित और हमारी सोच हमें देखनी है कि हमें क्या निर्णय लेना है। कभी कभी निर्णय लोग लेते हैं, भावनाओं में ले जाते हैं तो वो हमें दिक्कत होती है। कभी कभी और हवाएं चलती हैं उसमें ले जाते हैं तो दिक्कत होती है। आप देश के कर्णधार हो। आने वाला युवा हमारा देश का कर्णधार है। जिम्मेदारी आने वाली है, जिम्मेदारी आती है। इसलिए हम सभी को इस बात के लिए सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, उसके आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं हमारे घर में, परिवार में, सभी जगह हम देखते हैं हमारे बच्चे का जो संस्कार होता है वो घर से निकलता है। और जब सामने जाते हैं तो कह रहे हैं, वो आप तो निकल जाते हैं लेकिन कहते हैं बहुत संस्कारवान बेटी है, बेटा है, बहुत अच्छा। तो ये हमारे विचार है, हमारी संस्कृति है। धीरे धीरे, मैंने आज कहा था, धीरे धीरे हमारी संस्कृति का विलुप्त होता चला गया। हमारे हजारों साल की गुलामी रही, कभी हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, हमारी उस स्थिति को भंग कर दिया। हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जो वो थे बुनियादी, उनको सबको नष्ट कर दिया। धीरे धीरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से हम उनको कर रहे हैं। हमारे विचार हमको क्या सिखलाते हैं, कितना सिखलाते हैं? हमारे हजारों साल के, लाखों साल के नियम आज भी चल रहे हैं जो समाज के अंदर इंगित हैं। कानून से नहीं, कानून से नहीं, अधिकार से नहीं। अधिकार हर व्यक्ति मांग रहा है। बेटी पिताजी से पूछती है मेरा अधिकार क्या है,
बहन पूछती है मेरा अधिकार क्या है, पत्नी पूछती है मेरा अधिकार क्या है, बेटे का बेटा पूछता है मेरा अधिकार क्या है। वो कहता है मेरा संपत्ति में अधिकार है। बाबा दादाजी ने अगर संपत्ति बेची है तो बेटा का बेटा उस पर जाकर के कोर्ट में पहुंच जाता है कि नहीं, उसमें मेरा अधिकार है। कर्तव्य को कौन देखेगा कि मेरे दादाजी को 2 दिन से खाना नहीं मिला, मेरे दादाजी के पैर में चोट आ गई, उसको देखने कौन जाएगा। हम हमारे कर्तव्यों को धीरे धीरे विलुप्त करते जा रहे हैं, अधिकारों की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देख लीजिए हमारी संस्कृति में कभी अधिकार की लड़ाई नहीं हुई, अगर लड़ाई हुई तो कर्तव्य की हुई। कर्तव्य के लिए आगे आए, हर व्यक्ति कर्तव्य के लिए। हमारे ये ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति को अगर आप देखोगे ठीक प्रकार से करोगे, हमारी रामायण, हमारी महाभारत, गीता, इन सब में हमारा क्या है, हमारी गीता में क्या है, हमारे संस्कार है। हमारी रामायण में क्या है, हमारे संस्कार है। एक भाई को पिताजी ने कह दिया चले गए, दूसरे भाई ने कह दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। जैसे मेरा भाई रह रहा है, जैसे ही नंगे पैर रह करके मैं गांव से बाहर निकल करके उनके खड़ामों की पूजा करूंगा। यही हमारा है, इसी से संस्कृति कहते हैं। और यही हमारी संस्कृति है जो दुनिया में कहते हैं भारत की पहचान विश्व गुरु की है, उसी के कारण है। और धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया हमारी ओर देख रही है। दुनिया में हमारा आज जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। बीच में कहते हैं ना पहले विश्व गुरु था और अब हमारी स्थिति, तो वो हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे इन विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह। आज का ये संवाद बहुत अच्छा रहा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय धन्यवाद देंगे हमारे कौन हनुमान जी हैं, बहुत अच्छा रहा।